दावे प्रतिदावे के बीच आखिरकार देश के चौथे चरण का और झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। मतदाताओं ने भी बहुत उत्साह दिखाया। मौसम की आंख मिचौली के बीच बहुत राहत भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई पड़ा और शायद यही वजह था कि उम्मीद के अनुरूप तो नहीं हो पाया, लेकिन मतदान का प्रतिशत लगभग 67-68% तक जा पहुंचा। लेकिन इस बीच में अगर देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एनडीए फोल्डर में प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्यापित और स्थापित कर दिया गया है। लेकिन अगर उसके इतर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडी गठबंधन में आखिर पीएम का चेहरा कौन है? क्या राहुल गांधी बनेंगे या खड़गे होंगे या फिर कोई और नया चेहरा उभर कर सामने आएगा? और बड़ा सवाल यह है कि एनडीए की तरफ से दावेदार तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इंडी की तरफ से आखिर यानी विपक्ष की तरफ से कौन दावेदार होगा? इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले आज के दावेदार के मेरे साथ इस खास शो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के हजार बागों वाले शहर या क्षेत्र हजारीबाग की। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राय, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष शो दावेदार। प्रकृति की गोद में बसा हजारीबाग अकूत खनिज संपदा अपनी गोद में लिए यहां सेवा करने को तैयार है। लेकिन क्या वाकई हजारीबाग को प्रतिनिधित्व देने वालों ने हजारीबाग की सेवा की? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% आबादी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बस्ती है। लेकिन क्या गांवों में सिंचाई की सुविधाएं पहुंची? क्या सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जमीनी स्तर पर लोगों को मिलता हुआ दिखा? और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी क्या वहां के लोगों को मयस्सर हो पा रही हैं? ऐसे तमाम सवालात हैं और इन सबों के बीच में आखिर हजारीबाग का दावेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और उन 11 में से आखिर वो कौन सा शख्सियत होगा, कौन सा प्रतिनिधि होगा जो हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करेगा? सवाल है और अहम भी है। लेकिन इन तमाम सवालों पर विशेष चर्चा करने के लिए कि आखिर हजारीबाग का दावेदार कौन, हमारे साथ आज समाचार प्लस झारखंड बिहार के स्टूडियो में खास तौर पर हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, अंग्रेजी अखबार पायनियर के रेजिडेंट एडिटर अनुपम शशांक जी हैं। बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका। अंग्रेजी अखबार के संपादक हैं, लेकिन ये बात करेंगे आज हमारे से हिंदी में, क्योंकि समाचार प्लस झारखंड बिहार हिंदी चैनल है और अपने दर्शकों को हिंदी में जो उनकी चीजें हैं, जरूरती की चीजें हैं, उन्हें उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपने कई इलेक्शन भी कवर किया है, लेकिन अनुपम जी इस बार का 2024 का अब की बार 400 पार, और ये हजारीबाग में क्या दिखाई पड़ता है? हजारीबाग में अगर देखा जाए तो हजारीबाग जो है हजार बागों वाला प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकास की असीम संभावना है। आपसे पहला सवाल अनुपम जी, क्या लगता है कि हजारीबाग आज किन समस्याओं से जूझ रहा है? देखिए, पूरे देश की जो स्थिति है, एक उम्मीद की लहर तो जगी है। देश प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे देश में अच्छी चीज़ें हो रही हैं और देश जो है वो लगातार डेवलप कर रहा है। और जो बेसिक कुछ इश्यूज़ हैं वो पूरे देश के हैं, वही इश्यूज़ ऑलमोस्ट हजारीबाग के भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, महंगाई भी एक इशू है। लेकिन जहाँ तक चुनाव का सवाल है, इस बार जो लगता है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट से ज़्यादा जो गठबंधन है उनका महत्व ज़्यादा है। और अगर आप हमसे पूछे तो हमको पर्सनली लगता है कि मनीष जायसवाल बीजेपी जो है उसका एक एज है हजारीबाग में। चलिए अनुपम जी, आपने पहले ही पार्ट में ये डिक्लेयर कर दिया कि मनीष जायसवाल का एज है, यानी मनीष जायसवाल फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की समस्याएं जो भी हैं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और तब आरक्षण की बात हुई थी जब संविधान लागू हुआ।
जब भारतीय गणराज्य अपने मूल स्वरूप में आया तो जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो दलित थे, जो आदिवासी थे, उनके लिए 10 वर्षों का आरक्षण दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे संविधान में संशोधन होता गया, वक्त बीतता गया और उनके विकास की गति धीमी पड़ती गई, इन परिस्थितियों में वो आरक्षण का साल जो है और वो प्रतिशत, उसमें भी इजाफा होता चला गया। लेकिन हजारीबाग में माइंस मिनरल्स इतने ज्यादा हैं अनुपम जी, बावजूद इसके वहां बेरोजगारी है। अगर माइंस मिनरल्स को देखते हुए अगर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बेसिक प्रोजेक्ट अगर सेटअप किया जाए तो क्या रोजगार एक वहां पर बड़ी समस्या जो दिखाई पड़ती है, विकराल समस्या, उसका क्या समाधान संभव नहीं होता? लेकिन अभी तक क्या लोगों ने, जो भी प्रतिनिधि रहे, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर वहां पर अपना नेतृत्व की है, ऐसी परिस्थितियों में केंद्र में भी उनकी सरकार और फिलहाल इससे पहले झारखंड में भी उनकी सरकार, लेकिन ये बेरोजगारी की समस्या, जैसा कि आपने भी चर्चा की, ये मुंह बाए खड़ी है। इसका क्या समाधान हो सकता है, उपाय क्या किए जा सकते हैं अनुपम जी? नहीं, देखिए, जहाँ तक माइंस मिनरल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अब जैसे अडानी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ बड़का गांव के आसपास कहीं पे, तो इस तरह से डेवलपमेंट तो हो ही रहा है और ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जो कुछ भी होगा थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो मैक्सिमम एफर्ट हो सके वो लगाया जाए, और वो पार्टी किसी की हो, जीते कोई, जो भी वहाँ से जीत के आता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ हजारीबाग के और डेवलपमेंट के लिए वो कोशिश करे। अच्छा अनुपम जी, बहुत संक्षेप में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हजारीबाग के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रतिनिधि हो उसको कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बार और आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हजारीबाग में कहा जाता हजार बागों का शहर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन की भी जो स्थिति है वहां पर, वो भी बहुत दयनीय हालत में है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर विकास के लिए आगे बढ़ी जाए, एक लकीर खींची जाए, तो वो किस तरीके का होना चाहिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, आज भी आप रांची, पूरे इंडिया में आप जब रांची से कहीं भी जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, पटना जाते हैं या बगल में जमशेदपुर जाते हैं, तो आप फील करते हैं कि रांची का क्लाइमेट जो है, आप जिस दिन जाएंगे उस दिन भी नोटिस करेंगे वेदर में डिफरेंस है। अगर रांची में मान लीजिए 36 डिग्री है, तो आप अगर पटना जाएंगे तो वहाँ 38-40, और रांची में जिस दिन 36 डिग्री रहता है यूजुअली उस दिन हजारीबाग में 2 डिग्री कम रहता है। तो क्लाइमेट वाइज भी रांची का जो क्लाइमेट है वो बेटर है। तो रांची में असीम संभावनाएं हैं, टूरिज्म पोटेंशियल है वहाँ पे। कैनरी हिल को डेवलप किया जा सकता था। आप वहाँ पे जो अभयारण्य है, जो नेशनल पार्क है, उसको और डेवलप किया जा सकता। हालांकि वहाँ नेशनल पार्क में अब शायद एनिमल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि उसको डेवलप किया जा सकता था। लेकिन जो भी व्यवस्थापक हैं या कहिए कि हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान या सरकारी तंत्र का ध्यान उस ओर नहीं गया। लेकिन अब थोड़ा सा हम, जातिगत समस्या भी है, भाषाई विवाद भी हजारीबाग में रहा है और संवेदनशील बूथ भी कई हैं। कारण है कि वहाँ हिंदू मुसलमान की भी चर्चा कई बार देखने को मिली है। लेकिन हमारा देश का लोकतंत्र इस बात की कदापि इजाजत नहीं देता, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि भारत एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है। अब हम बात करेंगे अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हजारीबाग में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जैसे इस बार मुख्य मुकाबला जो है, 11 प्रत्याशी तो है मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो मनीष जायसवाल, जो हजारीबाग से भाजपा के विधायक भी हैं, और जयप्रकाश भाई पटेल, वो भी बीजेपी के विधायक, जो इस बार कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। इन दोनों के बीच में है। तो थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि मनीष जायसवाल की खासियत क्या है, क्या आपने रीड किया है, क्या स्टडी किया है, और जयप्रकाश भाई पटेल उनके मुकाबले कहां टिकते हैं? और यहां पर एक बड़ी बात यह भी है अनुपम जी, आप भी जानते हैं, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जयंत सिन्हा एक बड़ा नाम थे, जो देश में वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे। उनको थोड़ा आराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके विदेश में पढ़ाई किए बेटे जयंत सिन्हा को मौका दिया। पहली बार जब वो जीते 2014 में, तो उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। दूसरी बार फिर उन्हें दोबारा जब जीत हुई तो जयंत सिन्हा को भी वैल्यू मिला। लेकिन अचानक से जयंत सिन्हा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, और जो जानकारी समाचार प्लस के पास है
कि उन्हें नाम डिक्लेयर होने से एक दिन पहले ही उन्हें फोन पे ये सूचना मिली कि इस बार आप खुद से विड्रॉ कीजिए, और जयंत सिन्हा ने विड्रॉ किया। अब आलम यह है कि पिता और पुत्र दोनों बीजेपी के खिलाफ फील्ड में नजर आ रहे हैं, और अंदर की खबर भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पशोपेश में हैं कि इन दोनों को मनाए कैसे। खैर, यशवंत सिन्हा तो मानेंगे नहीं, लेकिन जयंत सिन्हा भी लगता है कि पिता की राह पर चल रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को अनुपम जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार पर्सनली जो हम सोचते हैं ना, वो जो कंटेस्ट है वो कंटेस्ट मनीष जायसवाल और जेपी पटेल में नहीं है। कंटेस्ट जो है वो बीजेपी और इंडिया अलायंस में है, एनडीए एंड इंडिया अलायंस में है। और एनडीए का चेहरा सब लोग जब वोट डालने जाते हैं एज अ कॉमन वोटर, तो वो वोट देने जाते समय उसके चेहरे पे, उसके जहन में चेहरा जो आता है वो आता है नरेंद्र मोदी का। तो कंटेस्ट जो है वो एनडीए वर्सेस इंडी है, और वहाँ कैंडिडेट इंडिविजुअली उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं जितना इम्पोर्टेंस अलायंस का है। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, जो आपने कहा कि अब अंदर की बात, यशवंत सिन्हा तो खैर ओपनली उन्होंने सपोर्ट किया है जेपी पटेल को, लेकिन जयंत सिन्हा के बारे में तो ऐसी जानकारी नहीं मिली है। और जयंत सिन्हा ने 4 तारीख को शायद अनाउंस हुआ था बीजेपी का लिस्ट हजारीबाग का, और 2 या 3 तारीख को उन्होंने ट्विटर पे ये लिख दिया था कि वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं। हालांकि जयंत सिन्हा का पहला जो 2014 का इलेक्शन था उसमें उनका जो विक्ट्री था वो केवल अराउंड 1.79 लाख वोट से था, एंड सेकेंड टाइम उनका अराउंड 4.8 लाख के करीब से जीते थे। बिल्कुल सही बात। अनुपम जी, आपको नहीं लगता है कि ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब पिछले 2019 की चुनाव में जयंत सिन्हा ने अपने जो प्रतिद्वंदी हुए हैं गोपाल प्रसाद साहू को उन्होंने 4 लाख लगभग 79,000 वोटों से, यानी लगभग कहा जाए कि 5 लाख के लगभग के वोटों से हराया था, 5.25 लाख के लगभग में, और उसके बाद उनका टिकट काट दिया जाना। नहीं, लेकिन देखिए, आप फर्स्ट टाइम जब जयंत सिन्हा जीते थे तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड फिर बाद में सिविल एविएशन में रखा गया। 2019 में जब जीते तो उसके बाद तो उनको कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ भी नहीं मिला, और इस बार टिकट काटा गया या वो खुद विड्रॉ किए, ये तो समझ। अच्छा, चलिए, यशवंत सिन्हा जेपी भाई पटेल के साथ में है, वो तो देश के सर्वोच्च पद के लिए भी लड़ चुके हैं एनडीए गठबंधन के खिलाफ। ये बताइए कि यशवंत सिन्हा का जनाधार क्या है? क्या उनकी बातों में आकर क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक थोड़ा धाराशायी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? यशवंत सिन्हा बहुत सीनियर लीडर हैं, बीजेपी में रहे हैं काफ़ी साल, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और अभी लास्ट उनका जो काफ़ी दिनों तक वो ऑलमोस्ट एक तरह से संन्यास भी ले लिया था उन्होंने पॉलिटिक्स से। बीच में वो टीवी पे कुछ शो भी कर रहे थे, फिर वापस पॉलिटिक्स में आए हैं और बीजेपी छोड़ दिया उन्होंने ऑफिशियल 2018 में शायद। इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा नहीं होने वाला है कि विक्ट्री को कोई फर्क पड़े, कि जीत किसकी होगी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो गैप है वो थोड़ा अफेक्टेड हो सकता है, थोड़ा गैप प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब आपसे जानना चाहूंगा, जयप्रकाश भाई पटेल ने रातों रात निर्णय लिया और कमल छोड़कर पंजे से हाथ मिला लिया। अब उनकी दावेदारी कितनी मजबूत आपको नजर आती है हजारीबाग में इस बार? देखिए, हजारीबाग में जयप्रकाश भाई पटेल के आने से एक कंटेस्ट की स्थिति आई है, और ये ज़रूर है कि जयप्रकाश भाई पटेल वो 3 टर्म एमएलए हैं, मांडू से हैं शायद ना, मांडू से 3 टर्म एमएलए हैं, और मनीष जायसवाल भी हजारीबाग सदर से 2 टर्म एमएलए हैं। तो कंटेस्ट हो गया है, ये अच्छी बात है और कंटेस्ट होना भी चाहिए। और जयप्रकाश भाई पटेल के आ जाने से ये ज़रूर है कि जो इलेक्शन होगा, जो विक्ट्री मार्जिन है, जैसे पिछले बार 4.25 लाख का था, हमको लगता है कि इस बार 2 से 3 लाख का मार्जिन रहेगा। चलिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन अनुपम जी से ये भी जानना चाहूंगा कि अनुपम जी, 20 मई को हजारीबाग लोकसभा के भाग्य का फैसला, उसके नेतृत्वकर्ता के भाग्य का फैसला वहां की जनता करने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही 3 और लोकसभा के चुनाव 20 मई को होंगे।
हजारीबाग के अलावा चतरा, कोडरमा और साथ ही दिलचस्प है गांडे में भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां से चर्चा है कि बड़ी मार्जिन से कल्पना सोरेन जीतेंगी। ये दावा इंडी गठबंधन का है। तो आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हजारीबाग से हम किनारे हटते हैं, चतरा और कोडरमा की तरफ, और उसके साथ गांडे के विषय में भी जहां पॉलिटिकल सिनेरियो उसका आपसे जानना चाहूंगा। चतरा में थोड़ा रिजेंटमेंट था सुनील सिंह को लेकर के। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कैंडिडेट दिया है। चतरा में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है और चतरा में इंडी अलायंस के जो के त्रिपाठी साहब हैं वो उनके कालीचरण सिंह साहब के सामने, बीजेपी के सामने थोड़ा उनका पलड़ा कमजोर ही दिख रहा है, थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अच्छा, कोडरमा की चर्चा। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी जी का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। विनोद सिंह तो बहुत जुझारू उम्मीदवार हैं और इंडी ने उन्हें अपना इस वाम दल के चेहरे को अपना चेहरा बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है? विनोद सिंह यंग और काफी एनर्जेटिक भी है, एनर्जेटिक और काफी बेदाग छवि वाले भी हैं। बेदाग छवि वाले भी है। सब चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जब ये लोकसभा का चुनाव है, ये कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं है, इसमें देश की जब बात होती है तो लोग अभी थोड़ा एक कॉमन वोटर के मन में यही आ रहा है कि अभी जो देश में प्रगति जिस कदर हो रही है वो उम्मीद है कि और बढ़ेगी और देश जो है और राइज करेगा। तो इसमें सब लोग देश का हित सोचते हुए अभी जो फीलिंग पर्सनली हमको जो फील हो रहा है कि लोग जो है वो एनडीए की तरफ ज़्यादा थोड़ा झुकाव है। यूपीए पिछले साल जब यूपीए ने सब पार्टी को जोड़ना शुरू किया था तो थोड़ा रे ऑफ होप, थोड़ा उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार बाहर आ गए और धीरे धीरे आपस में इन फाइटिंग शुरू हुआ यूपीए इंडिया अलायंस में, तो उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कॉमन वोटर्स में। इवन जो बिल्कुल आपसी तालमेल का भी अभाव दिख रहा है जो इंडी गठबंधन एक कमिटेड यूपीए का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है, उसके मन में भी एक जो पढ़ा लिखा है उसके मन में एक शंका आ रही है कि ये लोग जब जोड़ते समय अभी की ये स्थिति है, आगे अगर इनकी जीत हो भी जाती है तो ये किस तरह से प्रधानमंत्री, अब जैसे एनडीए है, एनडीए में क्लियर है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन यूपीए में तो उनका लीडर भी डिसाइड नहीं कर पाए वो। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर। इंडी गठबंधन में लीडर का चेहरा ही अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन अनुपम जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, बहुत अनुभव है, आपने कई चुनाव को कवर भी किया है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी शानदार करते रहे हैं। ये बताइए कि गांडे विधानसभा उपचुनाव का परिणाम और कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और वो कितना वजनदार है? देखिए, कल्पना सोरेन का वहां से अगर वो खड़ा होती हैं वहां से, हो गई है वो, तो उन्होंने पर्चा दाखिल कर लिया। आई एम सॉरी, जो ये किया है जो, तो कल्पना सोरेन के आ जाने से फील्ड में ये तो जरूर है कि अभी जो कॉमन सिंपैथी है वो भी उनके तरफ है। उसके बाद वो सीट भी पहले सरफराज अहमद साहब के पास था, वो सीट यूपीए की ही सीट है, तो इसमें जेएमएम का ही सीट है वो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कल्पना सोरेन, और बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है दिलीप वर्मा, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिलीप वर्मा, लेकिन इसमें मतलब व्यक्तित्व के मामले में कल्पना सोरेन के आगे दिलीप वर्मा फिलहाल थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सवाल जो झारखंड की जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, यानी हेमंत सोरेन की उत्तराधिकारी के तौर पर कल्पना सोरेन, और कल्पना सोरेन एक बहू के तौर पर भी नजर आती हैं, एक बेटी के तौर पर भी नजर आती हैं। आपको क्या लगता है, मास को कितना अपील कर पा रही हैं वो? नहीं, कल्पना सोरेन की अपनी भी पर्सनालिटी है और वो गुरुजी शिबू सोरेन की बहू हैं। हेमंत सोरेन जो भी जेल में है उनकी पत्नी है, तो जबरदस्त इम्पैक्ट है उनके आने से। और गांडे तो क्लीन स्वीप का चांसेस है। चलिए, गांडे में आपने बता दिया कि कल्पना सोरेन के लिए क्लीन स्वीप का चांस है, लेकिन वापस फिर से लौटते हम हजारीबाग लोकसभा पर। एक व्यक्तित्व का भी आकलन होता है, मिलनसार कौन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, जनता से जनता की भाषा में कैसे बात की जाती है। तो इन
तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या कहते हैं, मनीष जायसवाल आगे या जेपी भाई पटेल आगे? मनीष जायसवाल जी तो मेरे अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अच्छा, आपके अपार्टमेंट में रहते हैं, चलिए तब तो आप उनको शुभकामना दे ही डालिए जी। आपकी तरफ से है। अच्छा ये बताइए, आपके अपार्टमेंट में रहते हैं तो मनीष जायसवाल कितने व्यवहार कुशल हैं? नहीं। या नेतागिरी वाला धौंस है? नहीं, ऐसा नहीं है, ही इज़ अ जेंटलमैन। बट जहाँ तक हमने सुना है, जेपी भाई पटेल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और वो आज तक पर्सनली तो हम जेपी भाई पटेल से नहीं मिले हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी उनकी चर्चा की है, उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है अबाउट जेपी पटेल्स मैनेजमेंट, और उनका जो इंटरेक्शन है उसमें काफ़ी तारीफ होती है तभी जेपी तो पटेल की। 3 टर्म के विधायक हैं। लेकिन अनुपम जी, यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, हजारीबाग में जो वहां के मतदाता हैं, वहां की आबादी जो है वो 70% के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और जो कहा जाता है कि नेतागिरी जो होता है, उसकी जो ठसक होती है, उसकी जो तस्वीर सजती हुई दिखाई पड़ती है, वो शहरी परिवेश में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जयप्रकाश भाई पटेल मजबूत दिखाई पड़ते हैं या फिर मनीष जायसवाल? देखिए, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी हमने कहा कि अभी हमने कुछ देर पहले जो हजारीबाग में के बारे में कहा, उसमें और चतरा और कोडरमा के बारे में कहा कि सब जगह एज जो है वो एनडीए का है। तो आज से 2019 में हमने ऐसे ही कहीं बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में अपने ड्राइवर से ऐसे ही पूछा कि क्या लगता है किसको वोट दोगे तुम लोग? तो उसने कहा कि एमएलए वाले में तो लोकसभा में तो एनडीए को देंगे, लेकिन एमएलए वाले में जेएमएम को। और 2019 का रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ। बिल्कुल, 2019 का रिजल्ट, अनुपम जी बहुत सही कह रहे हैं आप कि 2019 के चुनाव में ये संजोग की बात है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकसभा का चुनाव पहले, ये अप्रैल मई जून के आसपास में हो जाता है, और विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सरकार यहां विधानसभा की बन जाती है। तो लोकसभा में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग वोट कास्ट करते हैं और विधानसभा में क्षेत्रवाद के मुद्दे पर। जाहिर सी बात है, क्षेत्र अपना हर किसी को प्यारा होता है और उसके विकास के प्रति एक लगाव भी होता है। लेकिन एक आप बहुत ही यंग और एनर्जेटिक भी हैं, और अब वर्तमान दौर जो है सोशल मीडिया का भी है। टेलीविजन मीडिया, अखबार के साथ सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। अनुपम जी, क्या लगता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार का भी इन दिनों बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है, उसमें क्या लगता है कि हजारीबाग लोकसभा की बात की जाए, दावेदारी की बात की जाए, तो मनीष जायसवाल आगे आपको दिखाई पड़ रहे हैं या जयप्रकाश भाई पटेल? और दूसरी बात है, एनडीए फोल्डर का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा आपको स्ट्रांग दिखाई पड़ता है या फिर इंडी गठबंधन का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है वो ज्यादा मजबूत है? देखिए, हम जो यहाँ तक जितना वॉच किए उसमें हमको तो एनडीए ही का एज दिखता है हर जगह। और सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया सब जगह हमको तो एनडीए ही दिखता है। अच्छा, तो आपसे बेबाक तरीके से ये भी जानना चाहूंगा अनुपम जी कि सोशल मीडिया वॉर जो कहा जा रहा है, क्या वाकई ये मीडिया का एक खड़ा किया हुआ एक हवा है, तस्वीर है, या वाकई आज के दौर में जनता सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है? जनता सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, ये तो कोई इसको नकार नहीं सकता। लेकिन बहुत चीज़ें मीडिया का भी क्रिएशन है। और जहां आप, जैसे हम और आप तो ये चीज़ पर्सनली चेक भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का साइट या किसी का वेबसाइट को जाके हम लोग चेक भी कर सकते हैं। हमने अभी तक जितना देखा है उसमें हमको एनडीए ही आगे दिखता है और काफ़ी एक्टिव और एग्रेसिव भी दिख रहा है। चलिए, एक्टिव और एग्रेसिव भी दिख रहा है, लेकिन अंतिम सवाल, हम समय का अभाव है अनुपम जी, अंतिम सवाल आपसे कि आपसे 2 टुक में जानना चाहूंगा कि हजारीबाग लोकसभा का इस बार दावेदार कौन और क्यों? हजारीबाग लोकसभा का दावेदार तो या आप पूछना चाह रहे हैं कौन जीतेगा? यस, दावेदार कौन और क्यों? एनडीए हैज़ एन एज। एनडीए का थोड़ा एज है, ऊंचाई पे है।
हालांकि थोड़ा मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा इस बार 5 लाख। एग्जैक्टली। अनुपम शशांक, रेजिडेंट एडिटर, पायनियर अखबार, अंग्रेजी अखबार के संपादक हैं, स्थानीय संपादक हैं अनुपम शशांक, और इन्होंने कहा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए कि एनडीए हैज एन एज, एनडीए को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जयप्रकाश भाई पटेल के आने से मुकाबला दिलचस्प होगा, प्रतिद्वंद्विता जो है वो जबरदस्त दिखेगी और मतदाता अपने तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जरूर अपनी पसंद के नेतृत्वकर्ता को चुनेंगे, उनका चयन करेंगे और हजारीबाग का एनडीए फोल्डर इन्हें मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा 4 जून को, लेकिन उससे पहले 20 मई को चुनाव है। समाचार प्लस आपसे अपील करता है कि आप सबसे पहले उठकर आप जरूर से जाएं मतदान केंद्र पर। और जो एक परंपरा चली आ रही है, एक बातें होती हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ये समाचार प्लस की भी अपील है आपसे कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और जरूर से आप खुद जाएं और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करके मतदान के लिए जरूर ले जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व 5 साल के बाद आता है और इन 5 सालों में आपके जो विकास की गति है उसको एक तस्वीर, एक लकीर खींचती है। यही लोकतंत्र के महापर्व की कहानी है। नमस्कार।